जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कोविड के दौरान आया जब मेरे बहुत प्रिय मित्र रोहित सरदाना की डेथ हो गई। आज तक के दिग्गज एंकर रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। रोहित कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई और ये जो आज आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, पैराडाइम शिफ्ट था। ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ भाग रहा हूँ? ये व्यक्ति जो प्रोमिनेंटली यहाँ जाने वाले, कितनी खबरें चल गई थी कि इसको हेड करने वाले, उसको हेड करने वाले, सरकार का ये देखने वाले, वो देखने वाले, इतनी प्रसिद्धि मिल गई और एक दिन में ठप्प से वो सारे सपने। तो अगर अमित उनसे पूछें कि भाई ये क्या है प्रवीण तिवारी, तो कहेंगे बेरोजगार है। क्या बात है। आपने काफी सारी चीजें बोल दी अभी, बहुत सारी सुन के वो जैसे इमोजी होता है ना, लाल लाल हो जाता है, वैसा होते भी जा रहे हैं कि अरे। और फिर यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने का भी एक अभ्यास भी कुछ समय में किया है। आप सुनील भाई, अमित, अगर आज खत्म हो जाए, आज बस अंतिम दिन है, निपट गए, तो ये कई लोग कहते हैं कि जीवन का अंतिम। अब्राहम लिंकन का भी बड़ा मशहूर कोट है कि एवरी डे इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, और ऐसे करके। बट एक्चुअली क्या कभी एक्सरसाइज किया है इसको? वो आदमी परेशान घूम रहा है, वो डिपेंडेंसी का सिर्फ भार लिए घूम रहा है, जो आपकी मृत्यु के साथ तुरंत एक झटके में चला जाएगा। और डिपेंडेंसी जस की तस रहेगी और चलती भी रहेगी, कोई नहीं मरेगा, सबका अच्छा जीवन रहेगा। इट मीन्स डिपेंडेंसी का भाव जो तुम्हारे अंदर है वो एक बहुत बड़ा झूठ है। आपका होना नहीं होना जो आपने कहा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। कंडीशनिंग ऑफ माइंड में, दिमाग में जो कुछ बैठ गया है उसी को पकड़े पकड़े पूरी जिंदगी गुजार रहे हो, जबकि तुम्हारे पास इतनी नवीनता, इतना इनोवेशन, इतनी क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, इतनी सारी फील्ड्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, इतना आनंद, इतना धन, इतना ऐश्वर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिसका तुम्हें भानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोटा पर्दा है पास्ट का। 10 दिन में अगर आपका जीवन परिमार्जित ना हो जाए, उत्थान ना हो जाए, आगे ना बढ़ जाए, तब कहो। तुलनात्मक अध्ययन वो करते हैं जो खुद जीवन में कुछ नहीं कर पाते। सभी लोगों को ये बात बताना चाहूँगा, 24 घंटे सोच क्या रहे हो? थड़ वही जो काम कर रहे हो वो सोच रहे हो, थोड़ा सा जो कल किया था, कल करने वाले हो, उसमें फंसे हुए हो। नमस्कार। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। आज जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में खास मेहमान हैं, उन पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि उनका जीवन चरित्र अगर आप देखें तो उस जीवन के यात्रा में इतने रंग आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने शुरुआत कहीं से की और बीच में कुछ नया नया जुड़ते गया और अब एक नए रूप में वो हम सबके सामने हैं। तो इसीलिए आज हमने उनको याद किया है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने ये क्यों कहा कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, इनके जीवन की यात्रा अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मॉडल भी नज़र आएगा, फिर टीवी एंकर भी नज़र आएंगे, फिर एक लेखक नज़र आएगा, फिर एक चिंतक भी नज़र आएगा और फिर अब अभिनेता भी नज़र आएगा। हमने आज तिवारी जी को क्यों बुलाया है, ये तिवारी जी बताएंगे। मैं उनके विषय में क्या बोलूं, भाई हैं, मित्र हैं। हाँ। इनके विषय में इतना जरूर, क्योंकि आपने यात्रा का जिक्र किया जी, तो प्रवीण भाई के लिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस संघर्ष की यात्रा जो है, इसमें संघर्ष की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इतना क्योंकि, और प्रवीण तिवारी को बुलाने का मकसद आपको ये भी बता दूँ कि इसलिए नहीं कि अब एक जाने माने न्यूज़ एंकर की एंट्री बॉलीवुड में हो चुकी है, इनकी फिल्म आ रही है। सोए हुए देश को जगाने के लिए, अन्न धान खूब उपजाने के लिए, विश्व गुरु फिर से कहने के लिए, हरा भारत देश को बनाने के लिए एक इतिहास अब रचा लो देशवासियों। गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों। एक न्यूज़ एंकर का एक्टर बन जाना आसान नहीं होता और न्यूज़ एंकर बनना भी आसान नहीं होता, वो भी आप जानते हैं। लेकिन प्रवीण तिवारी यहाँ हमारे खास मेहमान क्यों हो जाते हैं, उसकी वजह यह है कि जब आपको ज़िंदगी में लगे कि कामयाबी का रास्ता कहीं से कहीं और जा रहा है, उसमें से एक नया रास्ता निकाल कर मंजिल की तरफ मुड़ जाना और उससे जुड़ जाना, ये प्रवीण तिवारी को अच्छे से आता है। भाई कहूँ, अतिथि कहूँ, क्या कहूँ, स्वागत पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मैं दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दो ऐसे लोग जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, मेरे बड़े प्रिय हैं। सुनील राउत इसलिए क्योंकि
बहुत छोटी उम्र से सेल्फ डिपेंडेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप के मायने मैंने जिस व्यक्ति को देखकर समझे, सचमुच आइडियलाइज़ किया, वो सुनील राउत हैं। अमित तिवारी इसलिए क्योंकि बेशक वो एक्टर के तौर पर मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझसे बहुत सीनियर एक्टर हैं। NSD जैसी जगह से घूम फिर कर आ चुके हैं, बॉलीवुड में काम कर चुके हैं कई फिल्मों में। मुझे तो अब जाके 46 साल की उम्र में जाके काम मिला है, लेकिन ये बहुत पहले सही उम्र में ये सारे काम कर चुके हैं। दोनों बहुत ही प्यारे भाई हैं मेरे, और अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ उन्होंने ये अवसर दिया इस सम्मानित मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। नहीं, बहुत बहुत आभार आपका इन शब्दों के लिए। वैसे जो आपने बताया इस लायक तो हम है नहीं, वो दर्शक बताएंगे, लेकिन आपकी योग्यता का मैं बहुत मुरीद हूँ तिवारी जी, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने ये देखा कि लेखक के तौर पर आपको पढ़ा तो हम अभिभूत रहे, विस्मित रहे। हमने आपको मॉडलिंग के दौर में देखा, आपके वो जो चित्र बड़े बड़े शहरों में अलग अलग ब्रांड्स के साथ लगे रहते थे, वो देखा हमने। तो है क्या, आप ज़रा ये दर्शकों को आज बताइए कि क्या आप अभिनेता है, आप लेखक है, न्यूज़ एंकर है, या आप चिंतक भी है? बहुत बढ़िया। या नहीं, इसको एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ, दर्शकों को अच्छा लगेगा। एक सामान्य तौर पर रहने वाला लड़का बड़े सपने जब देखता है तो वो प्रवीण तिवारी से अपने आप को कैसे कनेक्ट करे? क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छे सवाल है। 2-3 सवाल हैं इनमें। पहले तो मैं क्या हूँ वाली जो बात है, उसका जवाब मेरे पिताजी के शब्दों में। पहले तो जैसे आप मेरे पिताजी से पूछे ये क्या है, और अमित तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अगर अमित उनसे पूछें कि भाई ये क्या है प्रवीण तिवारी, तो कहेंगे बेरोजगार है। क्या बात है, पहली चीज कहेंगे। सरकारी कर्मचारी रहे, उनके लिए रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी होना, पहली चीज। अब अगर आप मेरी पत्नी से पूछेंगे कि मैं क्या हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ ये तो मैं दूसरों की नज़र में देखूंगा, आपकी नज़र में। आपने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी अभी, बहुत सारी सुन के वो जैसे इमोजी होता है ना, लाल लाल हो जाता है, वैसा होते भी जा रहे हैं कि अरे। और फिर यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने का भी एक अभ्यास कुछ समय में किया है, ये समझ में आ गया है कि आप कुछ नहीं हो। ये सब समय के साथ साथ बिना अप्रयास ही आपको चीज़ें आपके पास आती रहती। हाँ, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं उसको। आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपको एक अवसर मिलता है, चाहे अभिनय का मिले चाहे लेखन का मिले, आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, उसके योग्य हो कि नहीं, स्किल्ड हो कि नहीं। आपको यदि आज मान लीजिए कोई पब्लिशर अप्रोच करे, जैसा हमारे साथ हुआ, ब्लूम्सबरी ने हमको अप्रोच किया, हमारी जो पुस्तक ज़्यादा लोकप्रिय है द ग्रेट इंडियन कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए। तो अब वो जब उन्होंने अप्रोच किया तो मेरे अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि उनकी जो मुझसे अपेक्षाएं वो मैं पूरी कर पाऊँ। फिल्म गोदान को लेकर भी यही हुआ। विनोद चौधरी उसके प्रोड्यूसर हैं, अमित प्रजापति जो हैं उसके डायरेक्टर हैं, और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं पवन जी, उन्होंने इनसे मुलाकात करवाई। अब मैं अभिनय का अवसर तो मिल रहा है मुझे, और अच्छा अवसर मिल रहा है, लेकिन मैं उसके योग्य हूँ कि न्यूज़ एंकर एक्टर कैसे बन गया? हाँ, मैं एक्चुअली एक्टर न्यूज़ एंकर कैसे बन गया ये पूछना चाहिए तुमको। अच्छा, अभी हम उस पे थे कि आपने बताया कि आप भाभी जी की नज़र में क्या है। हाँ ठीक है, थैंक्स, आप ले आए दोबारा। मंच के इस तरफ बैठने का यही तो दुष्प्रभाव है। तो भाभी जी की नज़र, आप उनसे पूछेंगे कि मैं क्या हूँ, तो शिकायतें ज़रा लंबी हैं, जैसी सबकी होती है, लेकिन फिर भी बहुत मुमकिन है कि वो मेरी पिता वाली भूमिका जो है उसके ऊपर अवश्य टिप्पणी करें, या पुत्र वाली, क्योंकि उस नज़रिए से वो देखती हैं। पति वाली जो भी उनका नज़रिया रहा हो, कौन सी पत्नी जो है वो पति से प्रसन्न रहती है। और तो मैं एक पिता हूँ, एक पुत्र हूँ। जो आपका सवाल है कि मैं क्या हूँ, और बाकी जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं, सचमुच में कभी मैंने करियर के ऑप्शन से, और इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ ईश्वर का, बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिभूत हो जाता हूँ कि उन्होंने मुझे लेखक बनाया। लेकिन बेशक आप मेरे बारे में कुछ भी कहें, इतना प्रतिष्ठित लेखक नहीं हूँ कि मुझ पर लेखक का ही तमगा लग जाए और ये बोले कि ये तो लेखक हैं। जैसे होते हैं, लेखक का एक डोमेन होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी भी बड़े लेखक के बारे में विचार करिए तो वो लेखक है। अभिनेता, अमित के मेरे बड़े भाई हैं, आपके भी बड़े भाई हैं, आशुतोष राणा जी। और अभिनय क्या होता है, हम तो मतलब
मुझे शर्म भी आ रही थी उनको बताने में, तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं भी अभिनय कर रहा हूँ। तो अभिनेता क्या होता है, जबकि वो साहित्यकार भी हैं और अन्य विधाओं में भी उन्होंने अपना दखल रखा, अध्यात्म में अपना दखल रखा है। अमित तो खूब अच्छे से जानते हैं। नहीं, मैं तो उनको एक आध्यात्मिक, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में प्रवीण भाई जानते हैं, मैं उनको अपना मार्गदर्शक सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि अभिनेता साहित्यकार से ज़्यादा उनके अंदर गुरु वाली क्षमता है। तो ये और इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं कि मतलब दर्शकों के लिए भी, जैसे आपने कहा कि अभिनेता के साथ वो क्या है कि उनके साथ अगर आपने 10 मिनट बिता लिए तो वो आप उन 10 मिनटों में आपको 10 सालों का सार मिल जाएगा। वो ऐसी ऐसी बातें आपको छोटी छोटी कह देंगे और उन बातों से जो आप सीखेंगे वो 10 साल का अनुभव लेके आएंगे 10 मिनट से। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ऐसे में क्या हो, मैं मल्टीपल उनके व्यक्तित्व को देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप दरअसल कुछ होते नहीं हो, आप तो एक ही हो, आपका व्यक्तित्व एक ही है, उसमें मल्टीपल बहुत सारे फूल हैं अलग अलग किस्म के। कि आध्यात्मिक चिंतन ये तो हम सबके जीवन का महत्वपूर्ण विषय। अल्टीमेटली आप चाहते हो न चाहते हो, एक उम्र के बाद आपको आध्यात्मिक चिंतन की तरफ जाना है, तो सही समय से क्यों नहीं जाते? जब ऊर्जा है तब क्यों नहीं जाते? बिल्कुल सही बात है। जब आप में शक्ति है उस समय पर आप ये प्रयास क्यों नहीं करते हो? ये सभी को सोचना चाहिए। तो एक समय के बाद तो सबको लगता है कि वानप्रस्थ आश्रम आ जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक तो अर्ली रिटायरमेंट पर हूँ। अभी किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, मैंने कहा बहुत व्यस्त रहता हूँ। हाँ, बोले भैया ये तो पता है व्यस्त हो, आपका फ़ोन आपको कब लगाया जाए? मैंने कहा यार ये बड़ा डिफिकल्ट काम है यार, मुझे फ़ोन लगाओगे? बोले आपको फ़ोन लगाते हैं आप उठाते नहीं। तो मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है कि सुबह जाप करना है, वॉक करते करते करता हूँ 40-45 मिनट, फिर हवन करता हूँ, पाठ करता हूँ हनुमान बाबू का प्रतिदिन, फिर उसके बाद में भोजन वोजन होता है, बच्चों को स्कूल से लाता हूँ, दोपहर का समय हो जाता है, सो जाता हूँ। सोने के बाद में जब थोड़ा सा उठता हूँ तो मोबाइल देखने की आदत सबकी, तो थोड़ा सा देखता हूँ, उसमें भी तो समय देना है। फिर कुछ किताब विताब पढ़ता हूँ, फिर बेटा रात्रि के भोजन के बाद में सोने का समय हो जाता है। तो वो आश्चर्य से देखा, हंसने लगा, बोले मजाक क्यों कर रहे हैं? मतलब आपकी काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? ये तो दिनचर्या हो गई। हाँ, आप व्यस्त। मैंने कहा ये यही है। और मैं ईमानदारी से, बहुत ऑन अ सीरियस नोट, मैंने कई जगहों पर ये बात कही है, यही है मेरा शेड्यूल, बहुत ईमानदारी से। यही है मेरा जीवन, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं खुद, मेरा पूजा पाठ जो मुझे अत्यंत आनंद दे, ये मेरा जीवन है। अब फिर धीरे से उधर से हमारी धर्मपत्नी आती हैं और वो उनको कहती भैया ये तो खाली कहने की बात है, एक दिन घर में नहीं टिकते हैं, हफ्ते में 5 दिन ये 12-12, 15-15 घंटे बाहर रहते हैं। तो जो ये बात सही भी है। जैसे आज का लीजिए, आज आपके साथ पॉडकास्ट है, अभी हो सकता है हम कहीं कुछ कर रहे होंगे, कोई पॉडकास्ट कर रहे होंगे, या अभी कोई हम आप इस पॉडकास्ट के बाद बैठे और कोई दिमाग में एक मंथन करते करते आप जैसे विद्वजनों के साथ में बैठने के बाद में कुछ ना कुछ आइडियाज आ जाते हैं, तो काम हो गया। ये सारे काम हैं जीवन के। कि अमित ने कहा कि भैया एक काम करो, अब है ना पॉडकास्ट के ऊपर एक पॉडकास्टर्स पे किताब लिखो। मैं सुनील राउत जी से बात भी कर रहा था कि हम ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ये सब दिमाग में चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड। वो आएगा और सहज भाव से कभी जब चीज़ें आती हैं तो वो कब हो जाती हैं आपको पता ही नहीं लगता। हम सबका जीवन ऐसा, एक चीज़ जीवन में ऐसी नहीं है जो वेल प्लान्ड हो, तो इंक्लूडिंग फिल्म ऐसे ही आपके जीवन में? बिल्कुल। सबसे बड़ा उदाहरण हाल में जिस पर आपने चर्चा की शुरुआत की, गोदान फिल्म है जी। उसका मैं थोड़ा सा कर दूं, दर्शकों को कह दूं कि उसका गीत, मतलब मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा, उसकी थोड़ी लाइनें हम और वो लिंक भी हम दे देंगे, उसको ज़रूर सुनिए आप, दिल में उतर जाएगा वो गाना। मैंने सुना तिवारी, और मैं सही बता रहा हूँ, गौ माता के ऊपर वो गाना है। गौ माता तो हम सबके लिए मतलब, और सुना वो हृदय के मतलब अंतस तक उतर गया वो गीत, और ऐसे मतलब लगा कि, और कैलाश जी ने उसको स्वर दिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर सुने, और आपका अभिनय उसमें वो अलग ही जोन में ले जा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था, अमित इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं क्योंकि बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं और बहुत गहराई से जानते हैं कि कैलाश खेर गाना गा रहे हैं और आप पर फिल्माया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी, और मैं फिल्म बहुत बड़ी उपलब्धि है निसंदेह। मैं लोग चाहते हैं कि मिल जाए एक मौका। नहीं, सुनील, प्रवीण भाई का जो आशय है कि वो मेरा उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, कैलाश खेर आपके लिए गा रहे हैं, आपके ऊपर गाना फिल्माया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। एक सॉन्ग में क्राउड का हिस्सा बनने के लिए भी कितना संघर्ष होता है। क्योंकि ये सही कह रहे हैं अमित कि जो गाने होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फिल्म तो आती जाती रहती है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग ये है सुनील भाई कि इसमें मैं मेन विलेन हूँ फिल्म में, और किसी विलेन पे गाना फिल्माया जाए ये तो होता ही नहीं है, विरले होता है। मुझे याद नहीं पड़ता, मतलब होता है लेकिन
इस तरीके का कि एक उसको देखने के बाद हर आदमी बोलेगा कि गाय के साथ में घूम रहा है, गौ माता को बचा लो देशवासियों, ये बोल रहा है, ये विलन कैसे हो सकता है? तो ये भी एक सरप्राइज आइटम है उसमें कि पूरा थ्रू आउट द मूवी जो है मैं डॉक्टर रुद्रा का कैरेक्टर कर रहा हूँ और फिल्म में मेन विलन होने के बावजूद अंत में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। वो क्या वजह है वही टर्न एंड कब आ रही है ये फिल्म? 6 फरवरी को ये रिलीज हो रही है। अच्छा, तो बड़ा मजा आएगा। मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक विलन जो है और अंत में गाय को बचाने का संदेश दे रहा है, तो ये तो हमें क्यूरियोसिटी दे रही कि इसको देखना ही चाहिए। अब ये आपने जो मूल प्रश्न था आपका वो कि ये फिल्म भी ऐसे ही आई, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं सप्रयास गया हूँ या मैंने अपने जीवन में कभी बहुत अभिनय का कीड़ा हर एक को होता है, सबको, हर बच्चे को एक उम्र तक अभिनय बॉलीवुड की तरफ जाना या क्रिकेटर बनना। क्यों? क्योंकि इसमें प्रसिद्धि बड़ी होती है और हम देखते हैं कि जो अब आइडियलाइज करते हैं जिनको लोग, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो यही 2 फील्ड से आते हैं। अब OTT ने और कॉमेडी ने इन्होंने और नया से और या सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंसर वाली टर्म को पैदा कर दिया, तो इसीलिए बच्चे उस तरफ भाग रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि हम इन्फ्लुएंसर बने समाज में, हर आदमी चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है वो अपने जीवन में सफलता के मायने समझता है कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ही क्या हुआ कि मेरे जीवन को आप कॉपी करना चाहें, मेरे जीवन को आप आदर्श जीवन माने और आपको लगे कि ये आदमी ये काम कैसे कर रहा है। तो उसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक है उसकी, तैरो मत बहो। और ये मेरा मोटो है लाइफ का। बहुत हाथ पैर मारने वालों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो मैंने पहले इससे बात कही थी, संदर्भ उसका जोड़ता है कि अगर आप स्किल्ड हैं तो अपनी स्किल पर काम करिए। कि यदि अभिनय का अवसर मुझे मिला तो ये इस अवसर में भी उन्होंने, उस दिन भी ऑडिशन चल रहा था जब मुझसे बातचीत कर रहे थे, जब पहला शॉट मुझ पर फिल्मा रहे थे तब भी ऑडिशन, क्योंकि वो संदेह में थे कि आदमी पत्रकार है, ठीक है इसका लुक टेस्ट ठीक हो गया, ये आदमी उस कैरेक्टर में जा रहा है, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसको लेकर उनका कंफ्यूजन था। प्रवीण भाई ने बड़े क्षमा सहित रोक रहा हूँ, और प्रवीण भाई ने जो बात कही, जो मैंने दादा से सीखी, बिल्कुल फिट बैठती है। युवाओं को जरूर समझना चाहिए जो स्किल की बात हो रही है। दरअसल क्या होता है प्रवीण भाई, अवसर जो है एक दरवाजा होता है और क्षमता आपकी चाबी होती है। क्या बात, दरवाजे तक तो पहुंच गए और क्षमता है नहीं, तो दरवाजा खुलेगा कैसे? सुंदर एग्जाम्पल दिया। मेरी जो बात है उसको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से अमित ने समझा दिया, और सचमुच में एग्जैक्टली मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आपके पास वो चाबी है कि नहीं, आप उतने स्किल्ड हो कि नहीं। दरवाजे तक तो पहुंच गए आप, पुस्तक का अवसर मिला तो लिखने की क्षमता और उस स्तर के लिखने की क्षमता, स्तर भी समझिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम अचानक, और आप इतने तैयार कभी नहीं होते जब तक वो अटेम्प्ट ना कर लो, जब वो अवसर आपको मिलता है। और सचमुच में ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे किताब लिख रहा था तो प्रवीण तिवारी मेरे नाम राशि हैं, ब्लूम्सबरी के साथ में जुड़े हुए थे और काफ़ी उनका अनुभव था, तो उन्होंने काफ़ी मुझे चीज़ें समझाई कि अरे नहीं सर, आर्टिकल लिखना और किताब लिखने में ये फ़र्क है, संदर्भों को लेकर आपको इन बातों का, रेफरेंसेस का ये ध्यान रखना पड़ेगा, रिसर्च मेथडोलॉजी, लीगल एक्शंस ये हो सकते हैं, आपको हर चीज़ कहते वक्त ये ध्यान, बेशक आप कह रहे हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो उसमें 1.5-2 साल का समय लगा। वो 1.5-2 साल इतनी परिपक्वता देने वाले थे कि उसके बाद फिर लाइन लगी किताबों की। फिर लिखने के शौक़ ने ये बताया कि थम थम कर लिखना चाहिए। जैसा मेरा जीवन है अलग अलग वैरायटी में बटा हुआ, वैसे ही मेरी किताबें भी हैं। सत्य की खोज, वो आध्यात्मिक चिंतन है। इनोवेट नाउ जो है वो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की किताब है, बिजनेस किताब है एक तरीके से, वो भी ब्लूम्सबरी ने। आतंक से समझौता, ग्रेट इंडियन कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल अलग एक नॉन फिक्शन किताब है जो भगवा आतंक के ऊपर लिखी गई है। न्यूज़ एंकर्स पर जो किताब लिखी वो बिल्कुल मास कम्युनिकेशन के बच्चों की। एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ, कंटिन्यूशन नहीं है। मुझे कई लेखक समझाते हैं कि आप कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो, उस पर लिखना शुरू करो, तो मैं कहा मैं लेखक हूँ ही नहीं। फिर मैं प्रोफेसर भी हूँ और मास का ये कम लोग जानते हैं क्योंकि वो इन सारी चीज़ों के नीचे दब जाता है, जबकि मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्योंकि जो बच्चे आपके साथ पढ़ चुके हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आप सफलता को उनके काम में भी देखते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मीडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत प्राउडली कहते हैं कि वो मुझसे पढ़े हैं, या मैं प्राउडली कहता हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट रहा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बड़े बड़े चैनलों में एंकर्स हैं या अन्य पदों पर कार्य कर रहा है, कोई मंत्रालय में है, कोई कहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। अब कुल मिलाकर ये है कि आप क्या हो में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए। आप कुछ नहीं हो, सबसे पहली चीज़, और आप सब कुछ हो, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि सीखना, मैं अगर स्किल था, अवसर मिला, तो आगे की कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे उन जो चाबी अमित कह रहे हैं कि कुछ और दरवाजे असंख्य हैं,
तो असंख्य चाबियां भी तो रखनी पड़ेंगी। असंख्य चाबियां मत रखो, कुछ तो रखो कि 10-15 दरवाजों पर गए, कोई एक तो खोलने की आपकी ताकत हो। पहली बात तो आप उस दरवाजे जाते नहीं हो जो खोलना ना हो आपको। सही बात है। ऐसे बहुत से काम है जिसमें हम हाथ नहीं आजमाते हैं। और मेरे हिसाब से जाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना ही दरवाजा खटखटाओगे, खोलने का प्रयास करोगे, खुलेगा नहीं वो। क्योंकि प्रवीण भाई इस बात से आप सहमत होंगे कि वो लोग ज्यादा सफल होते हैं, असफल हो जाते हैं जो कहते हैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। अरे वो कर लो ना जो कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली। दरअसल अभी इतना सुनने के बाद में और इतना अपने बारे में कहने के बाद में एक ये भी होता है कि कहा तो ये जाता है कि फोकस्ड रहो, हाँ, किसी एक विषय पर कार्य करो। और ये बात सही है। जैसे एक उदाहरण बुद्ध की कथाओं में या अन्य कथाओं में मिलता है कि एक बुजुर्ग था और एक युवा था, दोनों लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। अब युवा तो ताकतवर है और कुछ अनुभवी 3-4 बुजुर्गों का एक समूह भी है। तो वो बुजुर्ग जो हैं वो थोड़ी देर कुल्हाड़ी चलाते, फिर बैठते, फिर अपना गपशप थक जाते करते, फिर उसके बाद, और ये युवा बोलता है अरे देखना शाम तक तो मैं ढेर लगा दूंगा लकड़ियों का। वो तड़ मारे जा रहा, फिर वो हाँप के बैठता है और ये अपना काम करते रहते हैं। तो ये देखता है कि उनसे 1/4 भी 25% भी ये काम नहीं कर पाया है। क्या बात है। और उन्होंने इतनी लकड़ियां काट ली। हाँ। तो अनुभव, अब वो बुजुर्गों से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब मैं तो आपसे ज्यादा ताकतवर, आपसे ज्यादा, और सही बात है कि जब शुरुआत होती है तो दनाए दन वो बुजुर्ग देख ही नहीं रहे उसके, क्योंकि वो भी तो जवान थे, कभी ये कर चुके थे वो गलती। उस फेज से गुजर चुके हैं। उस फेज से गुजर गए थे। तो दनादन काटने शुरू कर। तो बोले आपने कैसे करा? तो वो हंसे, बोले बेटा सबक अगर खुद से सीखो, ये गंभीर बात है जो वो क्योंकि वो पहले टोक सकते थे उसको, लेकिन पहले टोकते ना तो मानता नहीं। बिल्कुल। जब खुद आ गया समझ में और खुद पूछने आया, ज्ञान की कीमत तब है जब कोई मांगे। हाँ, सही बात है, सही बात। और आप ऐसे ही करते रहो तो उसको कहते हैं बकलोली, बिन मांगी सलाह। बिन मांगी सलाह, जबकि है काम की, उतनी ही प्रेशस है जितनी प्रेशस आप आज प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, लोग झलक पाना चाहते हैं, उनके सामने सवाल रखते हैं, वो जवाब दे, उतनी ही प्रेशस सलाह आपको कोई अन्य भी दे रहा है, अन्य मंचों पर बिल्कुल मिलती जुलती वही बात कह रहा है, लेकिन प्रभाव किसका है? जो मांगने जा रहा है ना उसका। एक बात कह देंगे तो वो गुरु की वाणी की तरह उस बात को माना जाएगा। वो तत्व तब जागृत होता है जब इन बुजुर्गों की जो सलाह है, इस कहानी का अंत आपको समझ में आया। कहानी का अंत ये है कि बुजुर्ग उसको समझाते कि बेटा हमने पेड़ काटा, उसके बाद हम बैठे हंसते खेलते तुझे दिखाई दिए, तो क्या तुझे लग रहा था हम टाइम पास कर रहे हैं? बेटा हर बार पेड़ काटने के बाद कुल्हाड़ी तेज करनी पड़ती, धार लगाने आते थे। बहुत बढ़िया। बातचीत करते करते धार लग रही है। और इधर ये बोठी धार के साथ में ताकत ज्यादा लगा रहा है, और हर वार के साथ धार कमजोर पड़ती चली जा रही है। क्या बात। मुझे भी आनंद दे रही है कथा उतनी जितनी सुनने वालों को देगी, क्योंकि मैं जो बात कहना चाहता हूँ स्किल्स की, या जो अमित चाबी कह रहे हैं जिसको, ये वही धार है। आज प्रवीण तिवारी आप ये कर लिए वो कर लिए, प्रवीण तिवारी ने यहाँ से सुना यहाँ से निकाला, मैं 0 पर हूँ, मैंने ना कुछ किया है ना मैं किसी योग्य हूँ। हाँ मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, हर रोज एक नई परीक्षा। आज मैं उन्हीं बुजुर्गों की तरह बैठा हूँ, अभी धार लगा रहा हूँ किसी और चीज़ पर। साइकोलॉजी मेरा नया शौक रहा, पिछले 4-5 साल से मैंने उस पर बहुत काम किया। एक वक्ता के तौर पर बहुत अवसर मिला बहुत सारे लोगों से बात करने का, और हमेशा एक चीज़ लगती, आध्यात्मिक चिंतन रहा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री, अमित भी दीक्षित शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई भी हैं। तो गुरुदेव भगवान से जो दीक्षित हुए उसने एक आनंद का प्रवाह किया और अध्यात्म के प्रति रुचि का जागरण किया। फिर स्वामी अड़गड़ानंद को पढ़ना हो, स्वामी शरणानंद को सुनना हो, कई साधु संतों से, बहुत आज के अड़गड़ानंद जी से तो मैं मिला भी हूँ, खूब प्यारी बातचीत भी है मेरी उनके साथ में। यथार्थ गीता को मैं सुनता भी था और मुझे बहुत, मैं अभिभूत था उनसे मिलकर। ये सारे लोगों से, मतलब ये कहानी बहुत लंबी है, छोटी नहीं है। तो इसका निचोड़ ये निकल कर आया कि जीवन में अल्टीमेटली आपको अध्यात्म की तरफ जाना ही है। फिर ये समझ में आया कि साइकोलॉजी वो कुंजी है जो आपको ये बताती कि है क्या, हम सब क्या चाहते हैं। जैसे मोटे मोटे तौर पर पैसा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, यश, 2-3 चीज़ों में सिमटा हुआ सब कुछ पाना। इन 2-3 चीज़ों के बाहर कुछ नहीं है। सब कुछ मिल जाए तब क्या चाहते हो, वो उनको पता है जो थोड़ा बहुत पा लेते हैं, झंझट कर लेते हैं। शांति, शांति के बाद जिनको थोड़ा शांति मिल जाती है वो क्या चाहते हैं, हमें भी सुन लो यार, हम बताना चाहते हैं कि यार ये होता है। यही 4-5 चीज़ों में सबकी ज़िंदगी सिमटी हुई है।
अब अगर जब आप ये 2 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इन 3 को हटा दिया जाए कि जो कि ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश रहती है होनी चाहिए पूरी, जब तक पूरी नहीं करोगे तब तक इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए पहले इसमें घुसो, खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब प्रतिष्ठा कमाओ, उसके बाद सोचो इस बारे में। स्वामी विवेकानंद कहते थे फुटबॉल खेलने के लिए चले जाओ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम यार ये सब छोड़ो, गीता तुम्हारे काम की नहीं है, तुम इस सब में लगो। युवाओं से ये आह्वान क्यों करते थे? वो ये थोड़ी कह रहे थे कि गीता इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका तो पूरा जीवन गीता पर आधारित है। लेकिन वो ये जानते हैं कि पहले जब तक तू इसमें नहीं उतरेगा और तेरे को पहले ही पीएचडी या मास्टर डिग्री की पढ़ाई करा दी, तो तू 5वीं 6वीं की पढ़ाई कब करेगा? पहली दूसरी की पढ़ाई कब करेगा? और शरीर क्यों मिला है तुझे? शरीर वैराग्य तभी तो आएगा ना जब तुम इंद्रिय भोग कर लोगे। कुल मिलाकर जब ये करते करते आगे बढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि साइकोलॉजी मॉडर्न साइंस का वो बिंदु है जो आपको अध्यात्म की बारीकियों को समझाता है। भले ही अध्यात्म और साइकोलॉजी 2 अलग अलग पटरियां दिखाई देती हों कि विज्ञान इससे सहमत नहीं है, ये विज्ञान से सहमत नहीं है, झंझट चलता रहे, लेकिन इसके बावजूद दोनों पैरेलल चल रहे हैं, इसी पर आपकी रेलगाड़ी दौड़ रही है। मैं डॉक्टर साहब यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। बड़ा अच्छा ये जो आपने सिनेरियो, इससे मेरा एक प्रश्न बनता है। इसका अर्थ जो मेरे समझ में आया है कि दिख रहा है वो सच है ही नहीं। ये जो आप कहने का सार है कि जो दिख रहा है आपको वो सच नहीं है। तो ये वाली जो सोच है ये आपके जीवन में बनी कैसे? सोचना मतलब पूरा दिमाग लगाना पड़े। हालांकि मैं एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सबसे शेयर भी करना चाहूँगा, जिसको ट्राई करना करो। मैं हमेशा कहता हूँ निरभिमानता पूर्वक कि मुझे आप लोगों ने अवसर दिया, मैं कृतज्ञता से भरा हुआ हूँ और मैं ईश्वर के प्रति भी बहुत कृतज्ञ हूँ कि अवसर मिलता है कि 2-4 लोगों को भी अगर सुनने का अवसर मिले तो इस लायक उन्होंने बनाया कि सुन लें। और ऐसे ही मैं अपनी जब एक्सरसाइजेस की बात करता हूँ तो ये मेरे अनुभूत सत्य हैं। मेरे जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन इनसे आया है। आप आजमा सकते हैं, इनसे नुकसान कोई नहीं है। और नहीं भी आजमाना चाहें तो कोई अपनी चीज़ को ढूंढे, अपने आनंद को ढूंढे, अपनी मौज को ढूंढे। आप सुनील भाई, अमित, अगर आज खत्म हो जाओ, आज बस अंतिम दिन है, निपट गए, तो ये कई लोग कहते हैं कि जीवन का अंतिम, अब्राहम लिंकन का भी बड़ा मशहूर कोट है कि एवरी डे इज अ लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, और ऐसे करके जीवन को जीना चाहिए। बट एक्चुअली क्या कभी एक्सरसाइज किया है इसको? मरने का मतलब होता है एक गहरी निद्रा। तो निद्रा में जाते वक्त इसको आजमा के देख लो आज ही रात में कि बस अंतिम दिन है, हो गया खत्म, मामला आज खत्म। जैसे ही आप इस विचार के साथ जाते हो तो सबसे पहले चिंताएं क्यों, कौन कौन लोग परेशान होंगे? पत्नी, बच्चे छोटे हैं, आपके भी छोटे, आपके भी छोटे, मेरे भी छोटे। पत्नी हाँ सक्षम है, काम करती थी, हम ही ने छुड़वा दिया। इन्होंने भी सेम कहानी है। ठीक है, सक्षम तो है बहुत, हमसे आपसे ज्यादा बेहतर और सक्षम है, लेकिन हमने ऐसा सोचा कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिम्मेदारियां तो हमारे कंधों पर होनी चाहिए, तो हमने ऐसी कुछ कहानी बना। और बेचारी इतनी सपोर्टिव कि हमारी कहानी के साथ चल दी होगी और आज भी चल रही है। ये उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करो। लेकिन चले ही गए, और चले ही, आजकल मतलब हार्ट अटैक इतना आम हो गया है कि पूछिए मत। हमारी अगला क्षण किसका है पता नहीं। मैं तो कहता हूँ हम आप ज्यादा थोड़ा सा जी लिए हैं अभी, वर्तमान जो दौर चल रहा है उसमें। सही पीढ़ी बहुत। अब ये जो आपका मूल प्रश्न है उसी को पकड़ कर रखेंगे कि आपके जीवन में ये जो दिख रहा है ये नहीं है या ये असत्य है, इसका भाव कैसे आया। तो इस एक्सरसाइज को जब आप करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले माता पिता की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चों बहुत क्लोज जो है ना, डिपेंडेंसी जो आप पे डिपेंडेंट है उनकी चिंता पहले आती। चिंता, डिपेंडेंसी, चिंता, यही 2 भार लेकर घूम रहे हो जिंदगी में। अपना तो कुछ नहीं है। जो आदमी परेशान घूम रहा है वो डिपेंडेंसी का सिर्फ भार लिए लिए घूम रहा है, जो आपकी मृत्यु के साथ तुरंत एक झटके में चला जाएगा। और डिपेंडेंसी 10 की 10 रहेगी और चलती भी रहेगी, कोई नहीं मरेगा, सबका अच्छा जीवन रहेगा। इट मीन्स डिपेंडेंसी का भाव जो तुम्हारे अंदर है वो एक बहुत बड़ा झूठ है। क्या बात है। अब इसको सोच के देखो, आप नहीं हो तो भी कोई नहीं मरेगा, ना तो उनकी ऑक्सीजन खत्म हो, ना दाल रोटी का लाल। हाँ, ये हो सकता है कि उनका जीवन और बेहतर हो जाए। हो सकता है वो संघर्ष करना शुरू करें जिसका अवसर आप उन्हें दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उनके प्रति मोह से पूरी तरह भरे हुए हैं, ग्रसित हैं। आप उनको वो संकट देना ही नहीं चाहते जो संकट उन्हें निखार के सोना बना देगा। ये आपकी समस्या है। आपने बांध कर रखा है उनको, आपने रस्सियां गले में डाल रखी हैं उनके। तो सबसे पहला मृत्यु का भाव आपको ये देगा कि अरे ये रस्सियां तो टूट गई, ये तो जी चलो ठीक है, हो गया। माता,
माता का अचीवमेंट ही ये होता है कि उसने पुत्र को जन्म दिया है। वो पूरी, मेरी माँ के बारे में कहता हूँ और सभी की माँ का यही होता है, की सोच यही होती है कि क्या जीवन में क्या किया, ये इसको पैदा किया। आप भी गौरव की अनुभूति करते, वो भी करते, बहुत दुखी होगी वो, मैं मर जाऊंगा। अब पता नहीं, जब मरूंगा तो मुझसे पहले जा चुकी होगी या मैं बाद में जाऊंगा, जो भी है, पर अगर माता के रहते पुत्र चला जाए, आज चले जाए, तो बहुत दुख का विषय होता है। पिता के साथ संबंध जैसा भी हो आपका, लेकिन पिता पुत्र की उपलब्धियों में ही अपनी उपलब्धियां देखता है। वो चाहे जितना गरियाए आपको, क्या बात, चाहे जितना कटु आपका संबंध हो, चाहे आप सीधे मुंह बात ना करते हो, लेकिन वो अल्टीमेटली ये देखता है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। बिल्कुल सच बात। बाप की एक रत्ती मदद, और बेटा हमेशा अपने बाप को आइडियलाइज करता है, चाहे जितने विरोध हो, हमेशा बाप को आइडियल। तो बाप दुखी होगा, बात वही चल रही है। बच्चों को तो होश ही नहीं है, बच्चे तो भूल जाते हैं 2-3 साल 4 साल। चलो ये हो गया। फिर है आपका एक दूसरा सर्कल, मित्र। फिर एक तीसरा सर्कल, अरे प्रवीण भाई बहुत बढ़िया आदमी थे, अरे अरे तो मीडिया के बड़े पत्रकार, और हम आप एक ऐसी फील्ड में हैं कि सामान्य लोगों से ज़्यादा लोगों से परिचय है, हमारा सर्कल भी बहुत बड़ा है, सोशल मीडिया का बड़ा है, मीडिया का बड़ा है, इंडस्ट्री का बड़ा है, अच्छे अच्छे लोगों से है। तो फिर सब क्या करेंगे, फोटो निकालेंगे, और यार वो प्रवीण भाई के साथ फोटो खींची थी यार, वो जरा डाल लेते हैं यार। सब पुरानी फोटो ढूंढना शुरू कर दे तुरंत। ये मजाक लग रहा है, लेकिन हकीकत आपकी मृत्यु के बाद होगा यही, सत्य है कि सब जो है पहले, अरे यार मिल नहीं रही यार, वो बढ़िया फोटो थी यार, ये वाली नहीं वो वाली फोटो सही थी, उसमें आत्मीयता दिख रही थी यार। अच्छा, वो बड़े बड़े लोग जो फिट्टे मुंह आपको पूछ नहीं रहे आज, उनमें भी 2-4 आ जाएंगे कि अरे यार नहीं, वो बहुत प्यारा आदमी था यार, वो अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और ये लगते थे, आप पूछ नहीं रहे, आपका फोन नहीं उठा रहे। लेकिन मृत्यु के तो ये सारा हो गया, और ये सब होते 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 13वीं हो गई, 1 महीना बीत गया। अब बचा वो जो क्लोज सर्कल, ये तो सब बाहर हो गया, ये तो खत्म हो गया सर्कल। क्लोज सर्कल जो है ना, वो कुछ दिन और उसमें ट्रॉमा रहेगा। फिर धीरे धीरे पत्नी बच्चों को संभालना शुरू करेगी, माता पिता अपने उसमें संतुलित जो कुछ है उसमें चलाएंगे, एक तस्वीर टंग जाए। साल भर गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, आप यादों में हो, फना फिनिश, आप कहीं नहीं हो, और सब कुछ सामान्य चल रहा है। आपका होना नहीं होना जो आपने कहा, ये बहुत बड़ा भ्रम है आज। लेकिन जैसे ही मैं आपको अभी में लेकर आऊँगा वर्तमान में, तो आप बोलोगे अरे नहीं यार, वो तो सब झूठी कहानी है, हम हैं, हम ही से तो ये तार चल रहे हैं, हम ही से तो माँ बाप का इलाज चलेगा, हम ही से तो बच्चों की एजुकेशन चलेगी, हम ही से तो प्रतिष्ठा और पद आएगा, और हम ही से तो ये कंपनी चलेगी, और इतने एम्प्लॉय चलेंगे। कैसे चलेगा? अरे ना भैया ना। अब ये नहीं है कि इस मनोभाव के आने के बाद में सबको यमुना जी में, गंगा जी में डाल दो, पर इस मनोभाव के साथ काम करके देखो, और ज्यादा ताकत से, कि नहीं यार कम समय है, ज्यादा काम करना है। आप देखो क्या अद्भुत नतीजे आएंगे बच्चों की एजुकेशन में, पत्नी को प्रेम में, माता पिता के प्रति समर्पण में। आज जैसे ही मनोभाव आएगा, तो सबसे पहले हम इंदौर से यहाँ आए, उसके बाद में एक छोटी सी पोस्ट डाली थी, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, और आप लोगों ने देखी भी होगी, कई लोगों ने उस पर टिप्पणी करी, लेकिन वो संदर्भ से जुड़ी हुई है कि 46 साल का प्रवीण 16 साल के प्रवीण से इसी तरह पॉडकास्ट कर रहा है। फिर अंत में वो उसको सारी बातें करने के बाद बोलता है, 16 साल का प्रवीण जिज्ञासावश कि मैं कहाँ हूँ। बोले बेटा तुम अब यादों में हो, जो आपने अभी शब्द यूज किया इसलिए याद आया। तो 46 साल का प्रवीण कहता है यादों में होगा मतलब मर चुके हो बेटा। यादों में वही होता है जो मर जाता है। 16 साल का प्रवीण मर गया, 26 का प्रवीण मर गया, 36 का प्रवीण मर गया। अरे मैं कहता हूँ 45 साल 11 महीने का प्रवीण मर चुका है महीना भर पहले। मृत हो आप, प्रतिदिन मृत हो ना। अगला दिन आप क्या वैसे जी रहे हो कि आपकी नई जिंदगी और जिंदगी की वैल्यू करके जी रहे हो, या पुराने कचड़े की टोकरी उठाए उठाए जी रहे हो। कंडीशनिंग ऑफ माइंड में, दिमाग में जो कुछ बैठ गया है उसी को पकड़े पकड़े पूरी जिंदगी गुजार रहे हो, जबकि तुम्हारे पास इतनी नवीनता, इतना इनोवेशन, इतनी क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, इतनी सारी फील्ड्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, इतना आनंद, इतना धन, इतना ऐश्वर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिसका तुम्हें भान ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोटा पर्दा है पास्ट का, मरे हुए का, मरे हुए की यादों का। कोई मर जाए, जैसे किसी का परिवार में मर जाता है, तो आपने कई लोग देखे होंगे, कई लोग कनेक्ट भी करेंगे, तो पूरी जिंदगी उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाते। उसी की यादों को पकड़े पकड़े पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जबकि वो तो गया जाने वाला। अरे तुम तो जिंदा हो। पर मैं ये कहता हूँ ये हर एक के साथ हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा
अपना स्वयं का भूतकाल है जो मर चुका है, तुम उसे भी तो वैसे ही ढो रहे हो जैसे किसी की यादों को ढोते। तो हम अपनी यादों को ढो रहे हैं। जो आपने कहा कि कब यह असत्य दिखने लगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया कि जब आप इस तरह की विचार के साथ में विचार तत्व को पकड़कर चलते हैं तो आपको ये एहसास होता है गहरे से कि नश्वर होने का या नश्वरता का एक गहरा अभिप्राय जो उपनिषदों के माध्यम से, हमारे स्क्रिप्चर्स के माध्यम से समझाया गया, उससे भी गहरे आत्मानुभव, आत्मबोध, खुद के भीतर उतरना महत्व है। वो सारी पुस्तकें तुम्हारे भीतर हैं, सारे वेद तुम्हारे मन से निकल आएंगे, सारे उपनिषद तुमसे निकल आएंगे, सारी पुस्तकें, सारा ज्ञान दुनिया का हर महापुरुष तुमसे निकल आएगा यदि तुम स्वयं को जान लो तो। अपने भीतर जाने का प्रयास तो करो और एक बार इस नश्वरता का एहसास करो। और ये मिला क्यों है? इसी भोग के लिए मिला है। यही बच्चे पालना है, रोटी खाना है, घर बनाना है, तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहा है। जानवर और हम में सिर्फ चेतना के विकास का ही तो फर्क है। बिल्कुल। अब ये बात सुनने में ऐसा लगता है कौन होगा जो नहीं जानता होगा, कौन सी नई बात है। जब अनुभव हो जाता है तो आदमी यूरेका यूरेका चिल्लाता है। जैसे सत्य की खोज लिखते हुए एक मैंने व्रत का अनुपालन शुरू किया और ये भी निरभिमानता पूर्वक कहता हूँ कि आज तक उसका अनुपालन करने का 100% ना भी सही तो 99.99% या और थोड़ा आसपास का प्रयास करता हूँ। वो है सत्य की शक्ति जो मुझे समझ में आई। एक छोटे से बच्चे को भी पता है जो अभी केजी में जा रहा है, जिसे सत्य का अर्थ नहीं पता है कि सत्य बड़ा शक्तिशाली होता है। गांधी जी ने बहुत कहा, इन्होंने बहुत कहा, उन्होंने बहुत कहा। लेकिन जब सत्य की शक्ति जीवन में अनुभूत होती है तो आप चिल्लाते हो कि अरे लोगों को पता ही नहीं है यार, क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि उन्होंने आजमाया नहीं, उन्हें झिझक होती है। सत्य बोलने से उनका नुकसान हुआ तो वो ठिठक गए और वो ट्रॉमा लेकर पूरी जिंदगी गुजार दी, कभी सत्य नहीं बोला। सत्य का मतलब सिर्फ सत्य बोलना नहीं, सत्य का आचरण भी है। मैंने अमित और सुनील भाई एक छोटा सा प्रयोग ये किया कि जीवन में जो छोटे छोटे असत्य होते हैं उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी। सब प्रयास ही हुआ और हम सबके जीवन में होते हैं। झिझक होती है, कई बार हम खुल के नहीं बोल पाते हैं, संकोचवश होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। समय होता है, पत्नी से बात कर रहे हो तो किसी से अरे हाँ बस मैं पहुंचने वाला हूँ, अरे मैं इतनी दूरी पर पहुंचा, यही जैसे एक छोटी सी सामान्य बात है, जबकि आप निकले नहीं हो, आपको घंटों लगना है, असत्य है। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे असत्य से भी दूरी बनाई जीवन में, बहुत हद तक बना ली है, कुछ रह भी जाते हैं कई बार। लेकिन ये इतनी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि अब मान लो मैं छोटा सा भी बोलूंगा तो इस पे ही कितना बड़ा झूठा साबित हो जाऊंगा अपने मन में। कौन मेरा वेरीफाई करना है? आप मुझे वेरीफाई करने नहीं आ रहे हो कि मैं कितना बड़ा सच्चा हूं, कितना बड़ा झूठा हूं। लेकिन मेरे अंतरात्मा में वो निश्चलता खत्म हो जाएगी और मैं खुद को खुद की नजरों में गिरता हुआ नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। इस ईमानदारी से किसी व्रत का पालन करना शुरू करो तो आपको सत्य सचमुच दिखने लग जाएगा। और जब सत्य दिखता है तो झूठ क्या? आपने कहा ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ नहीं है। इस सब में सत्य क्या है वो दिखना जरूरी है। ये झूठ नहीं है कुछ भी। नश्वरता का मतलब ये नहीं होता है कि जीवन में कुछ नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, सबको यमना। उसका सत्य जानो। सत्य ये है कि तुमने मोहवश उसको ऐसे पकड़ रखा है जैसा वो है नहीं। चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे दोस्त हो, मित्र हो, किससे मतलब है तुम्हारा, कौन सी मतलब की यारी है, किससे तुम क्या फायदा लेना चाहते हो, नुकसान, इस सारी चीज को क्लैरिटी से देखना तो शुरू करो। उसके प्रति ईमानदार तो बनो और जीवन का फिर अंतर देखो। ज्यादा नहीं, 10 दिन करके देख लो। 10 दिन में अगर आपका जीवन परिमार्जित ना हो जाए, उत्थान ना हो जाए, आगे ना बढ़ जाए, तब कहो। आप निश्चित ही जीवन में वो अनुभव करेंगे जो आज तक नहीं हुआ है। छोटे से व्रत का पालन करके देखो। मैंने सही बात कही और अब मैं बहुत गहरा सबक है। नहीं, इसलिए मैंने पूरा बड़ा ध्यान से सुना। और ये एक जो उन्होंने शुरुआत में कहा था एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हम करते हैं ना जीवन में अपना शरीर बनाने के लिए। बिल्कुल। ये शरीर नहीं, जीवन बनाने वाली एक्सरसाइज बताई प्रवीण क्या भाई ने। बात है, क्या बात है। अब मेरे सवाल जो है प्रवीण भाई, मैं अपेक्षा रखूंगा कि युवा जरूर आप उनको भले कम शब्दों में बताएं कि सवाल तो बहुत सारे हैं, वैसे तो सब उम्र के लिए है, लेकिन युवाओं के लिए खास तौर से कि मोटिवेशन की बात आएगी। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम आसपास के सफल जो युवाओं के साथ हैं उनको देखने के बाद अपने आप को कमतर आंकते हैं। बड़ा गंभीर सवाल है ना? तो पूछे पूरा कमतर आंकते हैं। उससे होता कुछ नहीं है, उससे होता ये कि जो हमारी मूल क्षमता है वो भी माइनस की तरफ जाने। मैं एक अमित अभी एक घटना मुझे याद आई थी, यही जो बता रहा था ना, और एग्जैक्ट यू नेल डाउन इट।
आपने वो सवाल पूछा जिसमें मैंने सोचा कि चलो अब रुका मैं कि यार ये भी तो सवाल पूछ ले, बहुत लंबा हो गया, प्रवचन ना लगने लगे। लेकिन अमित वहां पर ले आया जहां से मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता था। क्या बात है। मेरे जीवन का एक और परिवर्तन सुनिए और एक उदाहरण से सुनिए, मैं युवाओं को भी बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ जगहों पर और बोला है जी। एक बहुत मतलब ऐसे तो कई घटनाएं हुई। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था अभी हाल में कि कोई शॉकिंग आपका इंटरव्यू रहा हो, कुछ रहा हो, तो मैं बड़ा सोचने लगा। मैंने कहा इस लिहाज से नहीं सोचा है, पर बहुत सारे अनुभव हैं। 2,500-3 हज़ार इंटरव्यूज़ में कितने कितने अनुभव रहे, कितने कितने लोगों से मिले, बात करिए। जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कोविड के दौरान आया, जब मेरे बहुत प्रिय मित्र रोहित सरदाना की डेथ हो गई। आप सब भी जानते हैं, लेकिन मेरा उनसे एक अलग संबंध था। हम दोनों ने करियर की शुरुआत साथ में की थी। सहारा समय एक चैनल हुआ करता था, उसके साथ में हमने फिर अर्चना के साथ भी उन्होंने लंबे समय काम किया। तो पारिवारिक मित्र जो है वो हमारे रहे। एक तो जब जिस दिन ये समाचार आया उस दिन विश्वास नहीं हुआ, और मेरी कुछ दिनों पहले मुलाकात भी हुई थी अपनी पुस्तक को लेकर, और बड़े भी थे मुझसे। और हमेशा हम वही आप जो कह रहे हैं ना, आपका सवाल है मूल सवाल, कि हमेशा हम ये सोचते थे कि यार मीडिया में कुछ करना है तो ऐसा करो, नहीं तो क्या किया। कई लोग कंपेयर करते हैं, आज भी मुझे कंपेयर करते हैं, मुझे सुशांत से कर देंगे, रूबिका से कर देंगे, क्योंकि साथ के हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि छोटा भाई है सुशांत हमारा, या रोहित भाई थे, वो बड़े भाई थे हमारे, बिल्कुल मुझसे बड़े थे, और मैं उनसे बड़े भाई की तरह ही उनका सम्मान करता रहा। लोग कंपेयर करते हैं क्योंकि थे तो बैचमेट। तो आपका सवाल भी हो रही है, जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन मेरे मन से एक, और ये जो आज आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, एक पैराडाइम शिफ्ट था। ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ भाग रहा हूँ। ये व्यक्ति जो प्रोमिनेंटली यहाँ जाने वाले, कितनी खबरें चल गई थी कि इसको हेड करने वाले, उसको हेड करने वाले, सरकार का ये देखने वाले, वो देखने वाले, इतनी प्रसिद्धि मिल गई, और एक दिन में ठप्प से वो सारे सपने खत्म। कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या पाना है मुझे ये एहसास होना चाहिए। हाँ, जब आप दूसरों को देखना शुरू करते हैं तो आप क्यों देख रहे हैं, जो आपका मूल सवाल है। पहले तो हम देख क्यों रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि हमसे ज़्यादा है। और यही प्रश्न मेरा एक निजी अनुभव है, और पता नहीं कितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इसको आप मेरी एक कल्पना के तौर पर ही ले लीजिए, मेरी मौज के तौर पर ले लीजिए। मैं ध्यान की कई विधियों को आजमाता रहा हूँ बहुत छोटी उम्र से। वो मुझे अलग अलग गुरुओं से भी मिली, कुछ प्रयोग मैंने खुद किए, क्योंकि मुझे पतंजलि को बहुत गहराई से समझने के बाद ये समझ में आ गया था कि योगश चित्तवृत्ति निरोध का मतलब क्या है। एक लाइन को समझना है, बाकी सब उसकी डिटेलिंग है। पूरा पतंजलि योग सूत्र इसी पर आधारित है। योग चित्त की वृत्ति का निरोध है। चित्त क्या है, उसकी वृत्तियाँ क्या है, और निरोध कैसे करना, तीन ही चीज़ों पर सारा प्रपंच, सारा झंझट टिका हुआ है। उसी को एक्सप्लेन किया बाकी के 74-75 श्लोकों में पतंजलि ने, और वो 4 पाद में उन्होंने उसको लिख दिया जी। इसके बाद में एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि आप जब भी गहराई से अपनी मृत्यु या किसी के आगे पीछे पड़ने की कोई निकल गया है आगे, या किसी भी विषय में विचार करते हैं, तो वो क्यों करते हैं उसको क्लैरिटी से देखना आना चाहिए। जब आप किसी की प्रसिद्धि प्रतिष्ठा को देखते हैं, और जलसी का बहुत मानवीय गुण है, पाप नहीं है। अगर जलन का भाव आ भी रहा है तो कोई पाप नहीं है, बहुत सामान्य है। आप मनुष्य हो, सही बात है। उसको देख पा रहे हो कि नहीं, उसके प्रति सतर्क हो कि नहीं, ये महत्व का विषय है। और उसके बारे में विचार तत्व तुम में जागृत हो रहा है कि नहीं, ये महत्व का विषय है। विचार तत्व जागृत होने का मतलब ये है कि मैं उसको गहराई से ये एनालाइज करूं कि वो आगे निकल गया, ये आगे निकल गया का मनोभाव मेरा बना ही क्यों है। पहली चीज़, जब आप इसको बहुत गहराई से सोचते हो तो आपको समझ में एक एक डिटेलिंग, खुद ही सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। कंडीशनिंग ऑफ माइंड मैं कहीं से शुरू हुआ था, मैंने कुछ जीवन के संघर्ष देखे, और जिस निजी अनुभव का मैं कह रहा था कि उसको आप जो पतंजलि तक बात आई थी, उस अनुभव में मैंने ये पाया कि जब ध्यान की विधि में आप गहरे जाते हो तो कहीं ना कहीं आप सीधे कनेक्ट होते हो उस तत्व से जिसकी आपको तलाश, और आप होते हो। ये मेरा अनुभव है, मेरे गुरुदेव भगवान का अनुभव भी रहा होगा, और उनमें हमने उनकी शक्ति भी देखी कि परमपिता परमेश्वर जो है वो एक मानव देह के माध्यम से कैसे कार्य करते हैं। गुरुदेव भगवान के जरिए देखा हमने। जब मेरा संवाद होता है तो अमित वाला प्रश्न मैंने रख दिया,
और मेरे इष्ट देव हैं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज से संवाद, अब ये मेरा देखिए मेरी मौज भी हो सकती है, मेरा मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, पढ़ाई लिखाई से भी हूँ, खूब जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे आनंद, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है और मुझे एहसास हो रहा है कि आप हो, तो यही तो आनंद है ना। मैं हो सकता है कल्पना में भी आपसे बात कर लूँ, बिल्कुल कि मुझे पता है कि अमित जो है ये प्रश्न पूछेंगे, सुनील ये प्रश्न पूछेंगे और ये बातचीत होगी। अगर आपको वो अनुभूत सत्य किसी अदृश्य शक्ति के बारे में भी महसूस होता है, वो महसूस होना जरूरी है, वो जो फीलिंग है ना वो आपको किसी का एहसास कराती है। ये मैंने भूमिका इसलिए बांध दी क्योंकि इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये गूंगे का गुड़ है ये अनुभव। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा खींच के कि किसी तरह बात को जचा दूं। तो जब मैंने सवाल किया उनसे, मैं कहा यार ये गलत बात है, सब तो ठीक है, क्या नहीं है, मतलब गलत फहमी के स्तर पे ही कह लो कि हमें ऐसा लगता है कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं मानता वो परम टैलेंटेड लोग हो, और हमें तो कुछ लोग कह के भी गलत फहमी बढ़ा देते हैं कि अरे आप तो बहुत टैलेंट हो, आप बड़े अच्छे एंकर हो, आप बड़े अच्छे ये हो, आप ये अच्छे ऑथर हो, ये हो। तो गलत फहमियाँ तो बहुत हैं, तो हम में क्या कमी है, हम क्यों नहीं, वही जो आपने कहा। तो बोले बहुत आसान है बेटा, कल कर दें। मन में क्या आएगा कि हाँ कर दो, पर बेटा हम नहीं चाहते। अरे पर क्यों नहीं चाहते, कोई लॉजिक तो होगा, समझाओ। बेटा जिन जिन के साथ हुआ है उनका सिर्फ इतना हिस्सा देखा है तुमने, उनका वो हिस्सा नहीं देखा जो इतने कष्ट का है जिसमें मैं तुझे कभी डालना नहीं चाहता, और तू झेल भी नहीं पाएगा, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा उदाहरण के लिए, हालांकि बहुत निजी बात है, फिर भी चलिए मैं शेयर करता हूँ इसमें पॉडकास्ट में, कि मान लीजिए मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं इनकी तरह हो जाऊँ और ये मेरे साथ का है और इसके जैसा मुझे, फिर एकदम से वो बोलेंगे क्या मैं 5 साल की उम्र में तेरे पिताजी को का देहांत करवा देता तो चलता तुझे? तो मैं एकदम सिहर उठा, मगर नहीं ये तो नहीं चलता। बोले उसका तो हुआ था ना। क्या बात है। उसकी तरह बेटा उसके साथ ये समस्या, और ये मैं जानता हूँ निजी तौर पर, हो सकता है मेरे मन से आई, और उन्होंने मुझे वही बात बताई जो मुझे पता है। ऐसे फैक्ट जो बहुत ही गहरे हो सकते हैं या बहुत कम निजी लोगों को पता होंगे, वो फैक्ट पता है, उनको तो सब पता है। तो मैं एकदम सिहर उठा, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा करऊं सुबेगी दास, जिस विधि से मेरा हित होता वही करना। मुझे नहीं पता अपना सही गलत, जिसे अपना सही गलत पता है वही तो सोचेगा वो आगे बढ़ गया, हम पीछे क्यों रह गए। तो तुझे पता ही नहीं है कि तेरा हित तुझे क्या मिलने वाला है, तुझे पता ही नहीं है। तू इतने में खुश हो जा रहा है और तेरे लिए मैंने क्या सोच रखा है, ये उनकी सोच है। अब अगर मैं ये सोचता रह जाऊं कि वो आगे निकल गया, आजकल के युवा जो है वो अच्छा कर रहे हैं, युवाओं की दौड़ अलग है। युवा कहाँ टूटेगा, उसके संघर्ष भी तो है। जिसको जल्दी मिल रहा है वो जल्दी टूटेगा भी। इसी में कंटिन्यू करते हुए मेरा प्रश्न यही, क्योंकि जो बातचीत चल रही है हमारी उसी में तारतम्य आ जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया चमक देखती है। भाई यार प्रवीण तिवारी को फिल्म मिल गई, भाई साहब बताओ यार कहाँ वो, यार वहाँ गए यार डिजिटल चमका दिया उन्होंने, वहाँ गए यार वो बढ़िया कर दिया, पॉडकास्ट यार कमाल कर रहे हैं। मतलब चमक देखती है दुनिया, लेकिन ये चमक को लाते लाते जो उसको घिसा गया है, उसका जो भारीपन होता है या उसका जो संघर्ष होता है वो नहीं देखते हैं। ये सच है कि मतलब सिर्फ चमक देख रही है दुनिया, लेकिन उसका कितना भारीपन है भाई, वो जो आया है व्यक्ति उसमें कितना ढोकर आया तुमको नहीं पता नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि उस चमक से, अगर मान लीजिए उसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, वो चमक एक ट्यूबलाइट है। उस ट्यूबलाइट की रोशनी तो मुझे बराबर चाहिए, लेकिन उस ट्यूबलाइट के जलने से पहले जो अंधेरा था, वो अंधेरा मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि प्रवीण तिवारी का एक अंधेरा था। मुझे बस उस ट्यूबलाइट चाहिए, उसकी रोशनी चाहिए बस। क्योंकि ये युवाओं के लिए हो रहा है, एक सत्संग ही चल रहा है, तो इसमें मतलब ये जरूर बताएं कि आप चमक तो देख रहे हैं, लेकिन उसको वो जो भारीपन जो है उस चमक को पाने का, वो या जो सफलता उसने हासिल की है, वो किस कीमत पर उसने हासिल की है। मैं इसका एक दूसरे पहलू से इसको समझता हूँ, जो चीज़ आपने कही। एक्चुअली जिसको हम समझते हैं ना संघर्ष, मांझा या अंधकार, आपने कहा ट्यूब, दरअसल मेरे लिए वही असली चमक, वही असली उजाला, वही असली मांझना था। क्या बात है। जिसको आप कह रहे हो कि कालिख लगी हुई है या अंधियारा है या संघर्ष है, वही तो है टाइम।
आज मैं आपसे जो शेयर करता हूँ या किसी से भी कोई, मैं एक साइकोलॉजिस्ट के नाते एक चीज़ शेयर भी करना चाहूँगा कि बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो पत्रकार के तौर पर ही मुझे देखते हैं, लेकिन निजी तौर पर, निजी जीवन में मेरे कई अपने हैं जो मुझसे साइकोलॉजिकल सलाह भी लेते हैं। उसकी बहुत ज़रूरत आजकल पड़ रही है, जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इस विषय को जानता हूँ। उनको संकोच होता है किसी और के पास जाने में, तो वो अपनी परेशानियां मुझे निसंकोच बताते हैं, थोड़ा ये सोचकर भी कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है जो मेरी बातों को किसी और से शेयर करेगा। तो वो कई निजी और गंभीर बातें मुझे बताते हैं और मैं उनको कई सलाहें देता हूँ। इस स्तर को पाते पाते, जो आपने कहा ना जिसको अंधियारा बोलते हैं, तो मैं जिम्मेदारी के साथ में सभी लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि दरअसल मैं जब भी किसी को कुछ बताता हूँ तो मैं अपने इसी पुराने समय को बताता हूँ। यही है मेरे पास जो कुछ बपौती के तौर पर है, वो संघर्ष का समय है। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करता हूँ, होमवर्क देता हूँ, आप लोग भी करके देखो, जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी करें, कि आप एक डायरी में आज ही करिएगा, बहुत कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इट्स क्वाइट रिलीविंग और बहुत आनंद देने वाली एक्सरसाइज है कि आप एक तो लेखन का तो अभ्यास डालिए, खूब लिखिए, जो भी मन में आए, किसी के प्रति जो भी आए, अपने प्रति जो भी आए, सब लिखिए, लिख डालिए और पढ़िएगा कुछ समय बाद। जैसे ही मैं लिखता हूँ, मेरी लाइफ में 3 बड़ी उपलब्धियाँ, मेरी लाइफ में 3 बड़े सेटबैक, मेरी लाइफ में 3 इम्पोर्टेंट लोग, मेरी लाइफ में 3 करीबी दोस्त, मेरी लाइफ में 3 दुश्मन, मेरी लाइफ में 3 ये, मेरी लाइफ में 3 वो, मेरी लाइफ में 3, जितना भर सके वो उतना भर दो। 3 में ही रखना ब्रैकेट, ज्यादा मत जाना। तो पहले तो 3 में ये होता है कि छन के सबसे बड़ी चीजें आती हैं। क्या बात है। सबसे पहले छन के वो करिए, इसको करिएगा, इसको आजमाइए। मैं करता हूँ इसको, और मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि इसको करके देखो, ये बहुत फ़ायदा देती है और आपको एक नया आदमी बना देती है। तुरंत एक्सरसाइज के बाद ही आप एक नया आदमी होते हो। 24 घंटे सोच क्या रहे हो? थड़ वही जो काम कर रहे हो वो सोच रहे हो, थोड़ा सा जो कल किया था कल करने वाले हो उसमें फंसे हुए हो। जैसे ये करते हो ना, खुल के पूरे तार तुमको पीछे तक ले जाते हैं, बहुत पीछे तक, और पूरा सिमट के तुम्हारा जीवन आ जाता है 2 पन्नों में। पूरा जीवन सिमट के 2 पन्नों में आ जाएगा। 3 दोस्त ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे पहले तो। आसपास के हर आदमी के बारे में सोचोगे, ये काम का तो है, इससे मेरा मतलब तो है, ये मेरा डिपेंडेंट तो है, मैं इसके डिपेंडेंट तो हूँ। 3 दोस्तों में शामिल हो ऐसा नहीं है। 3 दोस्त आदमी सोचेगा वो जो जान दे देगा मेरे लिए, वैसा एक मिलता नहीं है। सही एक नहीं मिलता, मुश्किल है। 3 बहुत खास लोग ले दे के तुम बच्चे और बीवी से आगे नहीं बढ़ पाओगे, माँ बाप भी भूल जाओगे क्योंकि वो तुम्हारे डिपेंडेंट है। सच बात है। ऐसे ही तुम 3 उपलब्धियों पर जब विचार करोगे तो जीवन में ऐसा लगता है हमने बड़े तीर मार रखे हैं। तो जैसे आपका मैं बताता हूँ, आप बोलोगे कि मैंने एक चैनल बनाया, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैं 20 एक एम्प्लॉय को रखता हूँ, उपलब्धि है जीवन की। फिर आप सोचोगे नहीं यार ये भी क्या उपलब्धि हुई, तो बहुत लोग कर सकते हैं। फिर मुझे कहीं कोई अवार्ड मिला था, आप ऐसे सोचोगे ये क्या यार, ये तो मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। नहीं यार, मैं ना मतलब पता नहीं क्या क्या सोचोगे। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ उतना बोल दिया, सब माइनस हो या जाएगा। अमित के बारे में सोचो तो बोले मैंने वो फिल्म की थी। अरे छोड़ो ना, फिल्मों की दुनिया अलग चली गई यार, तो मेरे को मैं बात ही नहीं करूंगा एक्टिंग के बारे में। फिर मुझे ये मिले, अरे ठीक है, ऐसे तो बहुत मिले। ऐसे करके बहुत कुछ सोचोगे आप, है ना। उसमें गुरु कृपा और ये सबको एक अलग कॉलम बना लेना कि 3 लोग जिससे मुझे जीवन में ये मिला, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अब जैसे ही आप ये 3 के ब्रैकेट में अपने आप को तोड़ते हो, वैसे ही एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि तुम्हारा जीवन उतना विस्तारित नहीं है जितनी तुमने गलतफहमी पाल रखी है और जितना तुम कचरा अपने ऊपर लेकर चल रहे हो। लिहाजा एक बात बहुत साफ है कि तुम वेस्ट बहुत कर रहे हो। नल चालू छोड़ दिया तुमने, बाल्टी भर चुकी है, फिर क्या होगा, पानी बहता चला जाएगा। सही बात है। और तुम्हारा तो ये नल खुला हुआ 24 घंटे, इसको विराम देना बहुत ज़रूरी है। और इसके मैंने इतने ज़बरदस्त चमत्कार देखे हैं कि एक बार यदि आप चित्त की वृत्ति का निरोध करके कोई विचार कर, तो पहले तो भगवान न करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। इतनी गंदी और वाहियात कामनाएं होती हैं आदमी के मन में कि अगर सारी पूरी हो जाए तो खुद का जीवन बर्बाद और आधी दुनिया बर्बाद कर दे। तो अच्छा है कि भैया वो
आपके भी, मेरे भी मित्र हैं, आपके साथ भी बैठे डॉक्टर अमित कुमार मैनिफेस्टेशन पर खूब कहते हैं, तो मैं भी ये कहता फिर इस पर कई और ज्ञानियों से बात हुई जो इस विषय के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो उसमें सुपात्रता एक शब्द आया। तो सुपात्रता, आदरणीय दिनेश कुमार जी ने बात गीता पे बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उन्हें 20 सालों से जानता हूँ, 20-25 सालों से वो बोल भी रहे हैं गीता पे। तो उन्होंने सुपात्रता की एक बात की, मेरे साथ ही एक बातचीत, उनका बड़ा लंबा वो है टॉक, तो उसमें उनके शिष्य भी बैठे थे, उन्होंने सुपात्रता के विषय में बोला और मुझे बहुत अपील किया, और मैं खुद भी मानता हूँ उस चीज़ को कि तुम सुपात्र हो जाओ पहले मांगने के। कभी भी कुछ चीज़ लेते हो तो साफ सुथरे बर्तन में लोगे। अभी खाना हम लोग खाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि गंदी प्लेट या झूठी प्लेट में खा लेंगे, मांजेंगे, पोछेंगे, साफ करेंगे, सुखाएंगे, फिर खाएंगे उसमें। तो इसी तरह जब मांगने जा रहे हो ना भगवान से, तो कुछ थोड़ा साफ सुथरा कटोरा लेकर जाओ, तो सुपात्र बन जाओ, और वो कटोरा तुम खुद ही हो। तो यानी तुम क्या मांग रहे हो इसकी स्पष्टता पहले हो जाए, तो इसी एक्सरसाइज में वो भी क्लैरिटी आ जाती है कि मांगना क्या क्या है, कमियां क्या क्या रह गई हैं। कभी तुम्हारा पैसे से पेट कभी नहीं भरेगा। जिनके पास इतना है कि वो गिनना छोड़ चुके हैं या गिन भी नहीं सकते हैं, उनकी भी भूख शांत नहीं होती, तो तुम्हारी क्या शांत होगी। और इतना कम किसी के पास नहीं है कि वो भूख से मर जाए। सही बात। हाँ, कोई अकाल के अकाल पड़ते हैं तो उसमें सेठ भी मरता है और गरीब भी मरता है, जानवर भी मरता है और इंसान भी मरता है, सब मरते हैं, वो कुदरत का है। जब केदारनाथ में आपदा आई तो सब मरे, सब ये देख के आपदा नहीं आई थी कि तेरे पास कितना है, तेरे क्या सपने हैं और तू क्या सोचता है और तूने क्या मांगा था। सब आ जाओ, समा जाओ महादेव में। यही हुआ, यही हर जगह पर होता है। तो हमारे अंदर जब सुपात्रता आ जाती है और हम जब बहुत क्लैरिटी के साथ में इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो डेफिनेटली हम वो चाहना शुरू कर देते हैं जो हमारे जीवन के मूल मकसद होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने मकसद को किसी के मकसद से जोड़ दूं और इसके अंत बिंदु पर इस पॉडकास्ट में आ जाऊं। मैं ये आप पर छोड़ता हूं एक्सरसाइज कि आप करो, लेकिन फॉर योर सरप्राइज एंड फॉर सरप्राइज ऑफ एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, अल्टीमेटली हम सबका गोल एक ही निकल के आएगा। वो देखो क्या निकल के आता है, उसका आनंद लो, उसका मजा लो। वो क्लैरिटी है, कैवल्य, निर्वाण, विभूतिपात। तो खैर विभूतियाँ आपको कई मिलती हैं कि आपकी जैसे मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, खटाखट, आप जो चाह रहे हो वो काम हो रहा है आपके खटाखट। आपके पास जरूरत बाद में आ रही, पैसा पहले आ जा रहा है, जरूरत होता है ना। हाँ, बिल्कुल। बहुत पॉजिटिव लोगों के साथ ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, इसको विभूतियाँ कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और पतंजलि उसको विभूतिपाद में और अलग तरीके से समझाते हैं। लोगों ने चमत्कार का नाम दे दिया कि वो बाबा सूंघ के बता देते हैं, वो बाबा देख के बता देते हैं। ऐसी बहुत सारी विभूतियाँ होती हैं लोगों के अंदर, होती भी हैं, मैं मानता हूँ। हाँ, करना क्या है, मैं वो मदारी तो बनना नहीं है। अपने जीवन का मदारी बनो, अपना बंदर नाच करो, खुद को नचा के देखो। जब आप ये करते हो ना, तो आपको चाहना और चाहत होने के पहले पूरा होना, इन दोनों का ज्ञान होने लग जाता है। और जब ये ज्ञान होता है ना, जीवन में ऐसे सुंदर 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 चीज़ें होती हैं जिन पे आप लोग कभी बोलेंगे ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और आप सुन सुन के मज़ा ले रहे हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और पहली बात को याद रखना कि पिताजी कहेंगे कि बेरोजगार तो बेरोजगार ही है, चाहे जो कर रहे। तो तुलना की आप बात करते हैं, बहुत कंपैरिजन होता है जीवन में। ये बेसिकली हम ये सत्संग कर ही युवाओं के लिए रहे, तो बहुत कंपैरिजन होता है। पिता भी कंपैरिजन करता है कि यार वो देख बगल वाला जो है ना तेरे से बढ़िया है, तू क्या, तेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे। तो ये जो तुलना, आपकी भी तुलना होती होगी, जाहिर सी बात है। तो इस दबाव से कैसे आप मुक्त रहते हैं, कैसे बाहर, इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं, तो ये युवाओं को भी मंत्र दे दीजिए कि भी तुलना जब होता है, कंपैरिजन, तो इसके कैसे दबाव से मुक्त रहा जाए। पहली बात तो मैं जब इस सृष्टि का हिस्सा बना, जब मुझे मानव शरीर मिला, तभी अद्भुत प्रतिभा का धनी बनकर मैं आया, क्योंकि मैं जन्म ले पाया। जन्म विरलों को मिलता है, मानव योनि विरलों को मिलती है। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये बहुत व्यवहारिक सत्य है। हाँ, सही बात है। कंडीशनिंग ऑफ माइंड पर जय कृष्ण मूर्ति ने काफ़ी कुछ कहा है, और युवाओं, आज के उन युवाओं को जय कृष्ण मूर्ति को खूब गहराई से सुनना चाहिए। हालांकि क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलते थे तो कम लोगों में उपलब्धता होती है, और दूसरा रही सही कसर आज की रील्स ने तोड़ के रख दी है कि बच्चे जो हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर रील बना रहे हैं, उसको मिलियन लोग देख रहे हैं, और आप इतने अच्छे सत्संग कर रहे हैं, उसको जितने भी देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर सारा का सारा शिफ्ट हो, वो लोग भी यहाँ पर शिफ्ट हों। तभी तो काम है जिन युवाओं के लिए आप पूछ रहे हैं। जो यहाँ पर गंभीर दर्शक है तो वो तो समझ ही रहा है इस बात को, अभी तक की बात को कनेक्ट करेगा ही करेगा। हम अगर जन्म के साथ ही प्रतिभाशाली हैं
और हम विरले हैं तभी तो हम हैं ना, नहीं तो हम 2 में 1 जुड़ के आते हैं, 3 में 1 जुड़ के आते हैं, हम क्यों अलग अलग आए? हाँ, अब आपका एक गंभीर प्रश्न है जो बहुत व्यवहारिक है। कंडीशनिंग ऑफ माइंड, यानी बचपन से जब परवरिश होती है, एक छोटे बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल है, हालांकि समझाने की आवश्यकता उसी को है। आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनको पहले समझाइए, लेकिन अपने व्यवहार से समझाइए, मुंह से नहीं समझा पाएंगे, वो तो खिलौनों तक सीमित है ना। उसको ज़रूरत है कि वो आपके व्यवहार में वो आपसे पैसिव, 2 तरह की लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग यानी हाथ पकड़ के जो सिखाना, कि आपने चटकनी खोली, हाथ पकड़ के खुलवाया, लेकिन उसने देख देख के ही सीख लिया आपसे, क्या बात उसको है? कहते हैं पैसिव लर्निंग। नहीं, ये 90 to 95% पैसिव लर्निंग है हमसे। एक्टिव लर्निंग में आपने किताबें पढ़ना सीखा होगा, तो आपको अक्षर ज्ञान करवाया गया, या कोई स्पोर्ट्स कोई सीखता है, स्किल्स है, आप फुटबॉल खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, कितनी अच्छी खेलते हैं, ये इससे थोड़ी कि आप नहीं खेल सकते हैं, आपने उसका अभ्यास ही नहीं किया, आपको उसकी लर्निंग नहीं कराई गई, आपकी दिलचस्पी नहीं थी, आप उसमें उतरे नहीं, अदरवाइज आप भी बहुत अच्छे फुटबॉलर होते हैं, कोई भी होता है। कुछ में रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ वो मानवीय गुण होते हैं जिनका इस्तेमाल हो जाता है, और अगर वो उस विधा में चले जाते हैं तो वो और एक्सप्लोर कर लेते हैं और अच्छा करने लगते हैं। शुरुआती तौर पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है कि इसको रखना, कभी इस पर और विस्तार से बात करेंगे तो अपने आप में एक विषय, लेकिन फिर भी मैं, आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो इसको समराइज करना चाहूँगा। हम सभी जो हैं वो कंडीशनिंग ऑफ माइंड, यानी हमारा बचपन से लेकर आज तक कंडीशन किया गया माइंड। इनको लगता है कि इनको अभिनेता होना चाहिए, आपको लगता है कि आपको पत्रकार या कुछ और राजनेता होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर, जो भी लगता है आपको, मुझे कुछ लगता है। ये क्यों लगना शुरू होता है? इस पर विचार सारे युवा जो आपने जिनको एड्रेस किया वो सोचना शुरू करें, हमें क्यों लगता है कि हमें ये करना है? तो उसके लिए सिर्फ इतना है कि हमें एक्सपोजर किस चीज़ का मिला। छोटा सा कहीं किसी को देख लिया बाल मन में, बस उस दिन दिमाग में कोई पच्ची फंस गई तो वो फंसी रह जाती है। फिर तुम उसको डेवलप करने के लिए जो कुछ करते हो वो उसको गहरे करता जाता है, उसके तार को मोटा करता चला जाता है। वो तुम्हारा सपना नहीं है, जस्ट तुम्हारे पास एक्सपोजर, और पूरी दुनिया एक्सपोजर है। तुम्हें वो कोई एक्सपोजर मिला ही नहीं जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नीदरलैंड या अफ्रीका में किसी को मिला होगा, क्योंकि तुम वैसे जगह पे पैदा नहीं हुए, तुम्हें वो पारिवारिक परिवेश नहीं मिला, तुम्हें वो संघर्ष नहीं मिला, या हो सकता है कि उनको वो सब नहीं मिल पा रहा है जो तुम्हें मिल रहा है। एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट अगर तुम हिंदुस्तान में हो तो, क्योंकि तुम्हें वो सारी परिस्थितियां मिलती हैं जो तुम्हारे कंडीशनिंग ऑफ माइंड को उस लेवल पर ले जाती है जहां तुम में आस्था जागृत होती है, विश्वास जागृत होता है, ईश्वर जैसी चीज जिसके बारे में आदमी वहां पर कई जन्मों तक नहीं सोच पाएगा, उसके बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। घंटी बजाना, हाथ जोड़ना, आरती करना, ये बचपन से सीख लेता है। कंडीशनिंग ऑफ माइंड है दैट। लेकिन ये क्यों था, किसने शुरू किया, क्या होता है ईश्वर, इसकी प्राप्ति तो उसको तभी होगी जब अनुभूत सत्य होगा। तुलनात्मक अध्ययन वो करते हैं जो खुद जीवन में कुछ नहीं कर पाए, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे भाइयों का कंपैरिजन हो, चाहे मित्रों, हर वो आदमी तुलना करता है जो खुद नहीं कर पाया। आपके सवाल का जवाब, इस बात से एग्री करते हैं? गंभीरता से विचार कर लीजिए, हम आप सब साथ में मिलकर विचार करें। तुलना वही कर, पहले तो आपकी पड़ी किसको है, आपकी तुलना करना कौन चाह रहा है, किसी से तुलना की क्यों जा रही है, सारी चीज़ों को गंभीरता से सोच लेना। और मैं एक बात कहता हूँ, इस पॉडकास्ट के बाद में इसको दोबारा भी सुन लेना, इस पॉडकास्ट के बाद विचार करना, तुलना वही करता है जो खुद कुछ नहीं कर पाया। क्या बात है, इस बात से एग्री हैं आप लोग? एकदम एग्री हैं। तो जो खुद कुछ नहीं कर पाया उसकी तुलना से मुझे क्या फर्क पड़ता है? 4 लोग क्या कहेंगे इस मेरा ये सीधा कहना है प्रति प्रश्न, जो खुद कुछ नहीं कर पाया उसकी तुलना से मुझे लेना देना क्या? मुझे तो उसे ये बताना है कि तुम भी चूक गए, तुम गड़बड़ी कर गए, और काश कि मैं तुम्हें पहले, अगर वो बड़े हैं तो कि काश मैं तुम्हें मिलता पहले तो मैं तुम्हें बता देता है कि ये गलत। मैं कई लोगों को कहता हूँ, अपने भांजे को कहता हूँ कि यार जैसा मैं तुझे इस उम्र में मिला हूं ना, काश मेरे जैसा कोई मुझे तेरी उम्र में मिला होता। बहुत बात है, ये मैं बोलता हूँ उसको कई बार, क्योंकि मुझे कई बार लगता है। अब ये भी बात सही है कि ऐसा नहीं कि मैं उसको निखार के कोई हीरा ही बना डालूंगा, वो ले तो सही, उसे समझ में भी तो, ये मेरा व्यक्तित्व है कि मैं उन चीज़ों को ग्राह्य करता था या मैं उन चीज़ों को सीखता रहा। मैं टाइपिंग सीखने जाता था, अब टाइपिंग कितने बच्चे उस समय पर सीखते थे, शायद 96-97 की बात होगी। पहले टाइपिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों ने तो देखे ही, आप हमारे दौर के हैं, तो आपने देखा कि
अगर आपने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीख लिए तो दो चीज़ें, मतलब सेफ हो गया मामला, चलो कुछ नहीं तो स्टेनो तो स्टेनो बनना ही है, बनना है। तो हम भी सीखने गए, अब कायदे से वो चीज़ खत्म हो गई। फिर हमने ताइक्वांडो सीखा, रेड बेल्ट किया, 3 स्टेट खेले, आज कहीं नहीं है जीवन में, पर लेकिन हमको ऐसा लगा ये चीज़ें खत्म हो गई, सब किसी काम की नहीं रही। आज बहुत डिफ़िकल्ट जीवन में भी अगर कुछ काम आया तो वो छोटी छोटी चीज़ें जिसको मैं बहुत पीछे छोड़ आया था और जिनके प्रति मेरी बहुत इच्छाएं थी, अगर मुझे ताइक्वांडो में कोई कंपेयर करता कि मैं कितना अच्छा खिलाड़ी हूँ, कितना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, तो मैं कंपैरिजन तक सीमित रह जाता। मैं किससे ज़्यादा तेज टाइपिंग करता हूँ, ये चलता था कंपटीशन, तो करते रहो मेरी तुलना कि मैं टाइपराइटर ज़्यादा चलाता हूँ कि तुम ज़्यादा चलाते हो। वर्ड्स, कितने वर्ड्स। बिल्कुल, क्या प्यारा एग्जाम्पल बात करते करते आया है। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है कि कौन ज़्यादा तेज टाइपराइटर चलाता है। अरे ये भी कोई कंपैरिजन है? क्यों करना ये कंपैरिजन? तुम टाइपराइटर से लिख क्या रहे हो? चाहे तुम एक साल में धीरे धीरे टाइपिंग करके लिख रहे हो और बेस्ट सेलर नॉवेल लिख रहे हो, या तुम तड़ा 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 तड़ तड़ा तड़ कचरा SDF टाइप करते चले जा रहे हो। क्या बात, कौन ज्यादा काम का है? क्या तुलनात्मक अध्ययन में तेज टाइपिंग करने वाला ज्यादा काम का है? वो वही आ गया, और जबकि लकड़ी तोड़ने वाला, लकड़ी और सारगर्भित जीवन में ये देखा जाए तो तुम्हारी तुलना चाहे जो कितना करता रहे, अल्टीमेटली तुम स्वयं को जहां देखना चाहते हो, तुम स्वयं को, ये अब आपका सवाल का मूल उत्तर, आप स्वयं को कहाँ देखना चाह रहे हैं, पहले तो ये स्पष्ट है कि नहीं है दिमाग में। ज्यादातर लोगों के तो दिमाग में स्पष्ट ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद तुलनात्मक अध्ययन में लगे हुए हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जितना आगे बढ़ना है, वो मुझसे आगे निकल गया है, मैं उससे आगे निकल गया, इसी सब में लगे। तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हें कहाँ जाना है। अपना रास्ता जो पकड़ता है, जिसकी अपनी राह बनाए, अपनी स्किल्स पर जो काम करता है, वो तुलनात्मक अध्ययन अगर कोई आपका कर भी रहा है तो जो पहले कहा, खुद कुछ नहीं कर पाया उसकी तुलना करने से आपको क्या फर्क पड़ता। और दूसरा, अगर आप अपने भीतर से तुलनात्मकता के रास्ते पर हैं तो आप पहले ये सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। और किसी से अगर तुलना कर भी रहे हो तो आपको तुलना हर स्तर पे करनी पड़ेगी कि क्या मेरी एजुकेशन इसके समय की थी, क्या इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक जैसी है, क्या इसकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड और मेरी क्या इसकी आदतें और मेरी आदतें एक जैसी है। पता चला कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फील्ड सेम होने की वजह से कंपेयर कर रहा है, लेकिन वो भयानक दुर्व्यसनों में पड़ा हुआ और ये हेल्थ कॉन्शियस होकर लगातार पढ़ाई लिखाई और दूसरी चीजों में लगा हुआ है। आप किसी चीज का कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो क्योंकि हम एक फील्ड में थे, एक साथ शुरू हुए, इसलिए एक जैसी जगह पर हमें जाना चाहिए। मूर्खता है। मुझे कहाँ जाना है वो मेरे मन में स्पष्ट हो, पहली बात। दूसरा, कोई मेरी तुलना कितनी ही करते रहे, उसका आभार वो मेरे बारे में सोच तो रहा है। अच्छा सोचे बुरा सोचे जो भी सोचे वो मुझे याद तो करता है। इतना आभार करिए और आगे बढ़िए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। खत्म बात। नहीं, बिल्कुल ठीक है, चर्चा पूरी हो गई है। जी। अध्यात्म से लेके जीवन दर्शन बड़ा अच्छा प्रवीण भाई ने बताया, खासतौर से सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए किन कदमों का इस्तेमाल, कैसे कदमों का इस्तेमाल। मेरा सवाल बस यही है, अब गोदान पे आते हुए संक्षिप्त उत्तर चाहूंगा। गोदान क्यों देखना चाहिए आपको? आपकी पहली फिल्म है। हाँ, यह इम्पोर्टेंट सवाल भी है। गोदान इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि गोदान जो है, जब मैं कर रहा था उसको, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से जाके कहूँगा गोदान देखना। लेकिन जब मैंने उसको किया, जब इस गाने के दौरान मैं 4 घंटे एक गाय के साथ रहा, एक गौशाला में रहा पूरा दिन, तो वो मेरा पहला बड़ा एक्सपोजर था जब गाय को मैं एक सह कलाकार के तौर पर साथ में लेकर, वो गाय मेरे साथ 4 घंटे तक रही है। अच्छा, तो वो मतलब VFX नहीं, रियल है? नहीं, रियल गाय है। क्या बात है। और वो रियल गाय 4 घंटे 5 घंटे, जब बहुत सुंदर गाय है वो। ऐसा मुझे लगा कि VFX है। वो बहुत प्यारी गाय भी है। वो सिर्फ सुंदर तो है ही, गाय तो होती बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उसके खुर के नीचे अपना सर भी रख दूं तो कुछ लेगी नहीं, ऐसी गाय है। उसके सींग इतने तीखे हैं, उसने कभी कोई आपत्ति नहीं होनी थी। 4 घंटे वो, और मैं बार बार कह रहा था कि प्लीज इसको वॉशरूम जाना होगा, या इसको भूख लग रही होगी, या ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। सही बात है। डर हो रहा होगा, लाइट्स लगी हुई हैं, इतने कैमरास लगे हैं, इतना शोरगुल हो रहा है उसमें, वो गाय खड़ी है, कॉन्शियस भी है, उसको संभालने वाले लोग भी हैं। और मैंने जो गाय का इन्वॉल्वमेंट देखा एक सह कलाकार के तौर पर, उसने मुझे अभिभूत करके रख दिया कि गाय, हम ह्यूमन, सो कॉल्ड ह्यूमन, जो शायद पशुओं से भी नीचे हों, उन्हें पशुओं का जीवन पता ही नहीं है।
और पशु तो हम गाय को मानते ही नहीं, हम तो गाय को माँ मानते हैं। सही बात है। गाय हमारी माँ है, जिसका अपशिष्ट भी, एकमात्र ऐसा प्राणी जिसका अपशिष्ट भी काम का होता है। और किसी का अपशिष्ट घर में ले आओगे क्या लीपने के लिए? नहीं लाते हो ना। लेकिन गाय का पवित्र है ये, मतलब ऐसी गाय के लिए एक मैसेज कि भारत जो कृषि प्रधान देश रहा, मानव सभ्यता का विकास ही कृषि पर आधारित है और कृषि गौ पर आधारित रही। बिल्कुल। मैं नहीं कहता, ये मानव सभ्यता का इतिहास कहता है कि गौ इतनी महत्वपूर्ण है गाय, यानी मानव, हम मनुष्यों के विकास, हमारे ग्रंथों के विकास, इसीलिए ग्रंथों में या हमारे वेदों में गाय को इतना महत्वपूर्ण माना गया, कामधेनु माना गया। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें या फिर व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो फिर बहुत सारे पशु हैं, घोड़ा भी है हमारे पास, हाथी भी है हमारे पास, गधा भी है हमारे पास, सब कुछ है। कुत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है एक समय से हमारे लिए, है भी। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर पूजा पाठ में अलग अलग इन पशुओं का स्थान है, देवी देवताओं के साथ स्थान, लेकिन गाय का स्थान अपने आप में एक देवता के रूप में है, किसी के साथ में नहीं है। सारे देवताओं का वास उसी में है। क्यों है ये, मतलब ये सोच कैसे बनी होगी, इस पर विचार करना चाहिए। ये एक इमोशन है गाय के साथ में। गाय को परिवार का सदस्य मानते हुए किस तरीके से वो कहानी आगे बढ़ रही है। गाय का किडनैप हो रहा है, गाय के किडनैप के बाद में अमेरिका का एक डॉक्टर कैसे उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उसको ऐसी जरूरत गरज क्या पड़ रही है, वो किस शोध से घबराया हुआ है। जैसे बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट है। आई होप कि अच्छे से आए, मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ, खूब लोग इसको देखें, खूब प्रचारित हो और ये संदेश लोगों में जाए कि गाय को, हमें आपको सिर्फ बात नहीं करनी है, एक एक गाय पालना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं, हम कैसे गाय को पाल पाएंगे। तो ऐसे भी कई विषयों को, और इस पर एक मंथन शुरू हुआ। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग मंचों पर जा रहे हैं, अलग अलग मंचों पर इस विषय में बात हो रही है, ये बहुत महत्व का है। गाय के लिए कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल कनेक्ट खत्म हो गया। जो पहले भारत में हर घर में गाय होना महत्वपूर्ण हुआ करता था। गाय के बिना घर अधूरा हुआ करता सही बात था। गाय का घर के बाहर बंधना शुभता का, संपन्नता का, समृद्धि का संकेत हुआ करता था। खत्म हो गया ना। ये कैसे आए का विषय विचार पैदा करती है गोदान, तो इसलिए देखना चाहिए। नहीं, इसलिए देखना चाहिए। और खासतौर से बस मैं इतना कहूँगा सुनील, फिर आप धन्यवाद कहिएगा जी, कि भैया आप इतना तो जरूर समझें, जो रील वाला दौर चल रहा है, उस रील में चलो आप ये देखते हो कि ज्योतिष का ये उपाय कर लो, पैसे की बारिश हो जाएगी, झमाझम हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं, आप जब गोदान देखेंगे तो आपको इस बात का और ज्यादा पुख्ता विश्वास हो जाएगा तो उन 9 ग्रहों की सारी शक्ति उसी गौ माता। ये अगर आप मुझे इजाज़त दे तो एक लाइन इस पर मैं कहना चाहूँगा। ये बहुत, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है और ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। सच कह रहा हूँ मैं कि दुनिया, मैं अपना अनुभव सत्य बता रहा हूँ मैं कि मेरे जीवन में ज़बरदस्त 360 डिग्री जो है वो बदलाव और परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। और ये मैंने गाय की ताकत को देखा और महसूस किया। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर सिर्फ कोई वीडियो देखने के चक्कर में कोई ऐसी बात नहीं कह सकता है कि जो मैं, क्योंकि साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ तो मैं साइंस का बड़ा मान रखता हूँ और साइंटिफिक बात करता हूँ। बट अनुभव, क्योंकि साइकोलॉजी अनुभव को, विचार तत्व को, सूक्ष्म जगत को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करता। कच्चा है अभी, साइकोलॉजी को आगे बढ़ना है। तो मैं उस फील्ड का आदमी हूँ तो मैं कह सकता हूँ। और इसको स्वीकार करती है साइकोलॉजी की ईमानदारी है, विज्ञान की ईमानदारी, कि विज्ञान जहाँ कच्चा है कहता है हम आगे काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ तक पहुँचे, लेकिन जहाँ तक पहुँचे बहुत ठोस तरीके से पहुँचे। वहाँ पर विचार तत्व, आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। और गाय में कुछ है जो आपके माइंडसेट को तुरंत बदल देता है। और दरअसल जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है ना, वो आपके माइंडसेट से हो रहा है। चाहे झमाझम बारिश हो रही हो, बाहर से हो रहा हो, कोई व्यक्ति मिल रहा हो, कुछ, पैसा कभी भी ऐसे नहीं बरसता। पैसा किसी माध्यम से आता है, वो माध्यम आपके माइंडसेट से बनता है फॉर श्योर। और वो आपने जो कहा ना, बिल्कुल, गाय में 9 ग्रह 10 ग्रह जो कहना कह लो, जो उपाय कहना कह लो, एक बार करके देख लो, जाओ आज ही करके देख लो। मुझसे भी मम्मी ने उस दिन कहा, मैंने कहा कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, गौशाला जा रहा हूँ, तो गोपाष्टमी या कुछ ऐसे कुछ था कार्यक्रम। अरे बेटा तू वहाँ पे गुड़ और वो ले जाना, ये ले जाना, और वो बहुत पूछती रही है। तो मैं वहाँ गया, मैं लेके तो गया नहीं था। जब मैंने वो माहौल देखा, वहाँ पर सब लोगों को देखा, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने, गौशाला वालों ने मेरे लिए उपलब्ध कराया। मैंने जो भी दान दक्षिणा थी वो वहाँ पर अपना जमा करवाया, रसीद दी, फिर मैंने अपने हाथ से बोले आप अपने हाथ से खिलाइए। मैंने उसका आनंद लिया, वो अलग ही सुख है। और जो कुछ हुआ
वो मैं कैसे एक्सप्लेन, मैं उसको ऐसे नहीं रखूंगा कि मुझे फिर उसके बाद में 1000 रुपये का फायदा हो गया, 10,000 रुपये का फायदा, ये सब फालतू की बातें हैं और ये तुम्हारे काम भी नहीं आने वाला किसी के। तुम चाहे जितना पालो, कोई ये चीज़ें आएंगी, लेकिन जो शांति मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो ताउम्र तुमको कितना ही पैसा खर्चा करने के बाद नहीं मिलेगा। जब तुम परेशान हो ना, करोड़ों के ढेर पर बैठे हो, किसी को देकर सुकून लेना चाहो तो नहीं मिलेगा, और जो तुम खाली चटाई पर बैठे हो, खाली घास पर बैठे हो और सुकून में हो ना, तुम उसकी कीमत नहीं कर पाओगे कि करोड़ों के ढेर वाला ये चाहता है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका तिवारी जी, और बड़ा अच्छा सत्संग रहा। बातचीत मतलब कई सारी इस गाय पर, चूंकि गौ माता पर ये फिल्म है और उसमें आपने अभिनय किया है, दर्शकों से जाते जाते हम यही कहेंगे कि ज़रूर एक बार ज़रूर गोदान देखिए आप। देखना चाहिए। नाम भी बड़ा सुंदर है, गोदान, और उपन्यास हुआ करता था एक, मतलब है उपन्यास, और उसी पर वैसा ही ये नाम है, गोदान। और लेकिन गाय पर गाना आप देखेंगे जो रिलीज हुआ है, गौ माता को आइए देशवासियों बचाइए, गौ माता को बचा लो देशवासियों, बहुत सुंदर गाना है। और ये फिल्म भी उतनी ही सुंदर होगी, ये उम्मीद करते हैं। हमने तो देखी नहीं, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी बड़े उत्सुक हैं। लेकिन बहुत अच्छा सत्संग रहा, और आपके जीवन के अलग अलग आयामों पर हमने बातचीत की। कुछ आयाम तो हमने छुए भी नहीं। आप पॉडकास्टर भी है, बहुत शानदार पॉडकास्ट करते हैं, और हम पॉडकास्टर का पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छा, मेरा बहुत मन था कि इन दोनों का पॉडकास्ट मैं करूं, और मैं बहुत जल्दी करूंगा, ये मैं बस बता देता हूँ, बहुत जल्दी करने वाला हूँ इन दोनों का तो बड़ा सुखद अनुभूति रही आज। और आपको ये कैसा लगा पॉडकास्ट, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। तिवारी जी से कुछ आपके प्रश्न हों वो भी लिखे, और इनके साथ अगर पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो लिखे, तो हम निवेदन करेंगे कि भैया पार्ट 2 में भी आइए आप, तो ज़रूर लिखे। और यहाँ तक आपने इस पॉडकास्ट को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।